गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने चैप्टर देखना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बेसिकली इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। आज अपने चैप्टर खत्म कर देंगे। केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा मैं कर चुका हूं। आज अपने देखने वाले केमिकल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये केमिकल इक्वेशंस। तो अगर मैं बताना चाहूं तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formulae is termed as chemical reaction। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। देखिए अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये बोलेंगे सर जी ये तो मैं भी लिख सकता हूं, वही मैं बता रहा हूं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया उसको मैंने वापस वैसे ही लिख दिया। तो जो दिया गया उसको वैसे ही लिख दिया जाए। बेसिकली ध्यान से देखिए, उसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया, तो ऐसे इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत आसान सी चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये मैंने एग्जांपल लिया कि भाई जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको देखिए मैंने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। अपने किसकी बात कर रहे थे? आप बोलेंगे सर जी आपने तो बोला केमिकल इक्वेशन बनाने वाला हूं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। जिंक का सिंबल होता है Zn। आप बोलेंगे सर जी मालूम है। सल्फ्यूरिक को मैं दर्शाता हूं H2SO4। ये अपने को देता है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 एंड प्लस H2। ध्यान से देखिए मजा आएगा। ये मेरा हो गया केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने? ये मेरा हो गया केमिकल इक्वेशन। देखिए द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, ये देखिए केमिकल रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला टर्म इज केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखे तो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने ध्यान लगाया तो ये बेसिकली अगर नाम बताना चाहूं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होना चाहिए। इसने इसको यहां से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था। तो मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, जब उसको वर्ड्स में लिखा जाए, उस रिएक्शन को जब वर्ड्स में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और उसी रिएक्शन को जब अपने सिंबल और फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं उसको मैं बोलता हूं केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो जैसा कि अभी अपने बात किया, अपने रिएक्शन लिखा था क्या? Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब एक चीज ध्यान से देखना, नोटिस करना, आप लोग ने की भी होगी शायद, मुझे लगता है ये आपको मालूम होगा। जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, या जो रिएक्ट करते हैं रिएक्शन होने के लिए उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। जो राइट साइड में लिखे जाते हैं या जो न्यू फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। मुझे लगता है ये बातें आपको मालूम होगी। ये एरो इस तरफ है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता रहा है। क्या बोला मैंने? ये रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट होकर रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहा है और ये अपना प्रोडक्ट बन रहा है। मुझे लगता है ये आपको मालूम होगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। क्या बोला मैंने? क्या देखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS और नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या बता रहे हैं? 2 मिनट सुनिए, आपको मजा आएगा। जिंक देखिए कितना है? 1। यहाँ पे जिंक देखिए कितना है? 1। H देखिए कितने हैं? 2। यहाँ पे H देखिए कितने हैं? 2। S देखिए कितने हैं? 1। यहाँ पे S देखिए कितने हैं? 1। O देखिए कितने हैं? 4। और यहाँ पे भी O देखिए 4। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। आप बोलेंगे सर जी क्या बताना चाहते हो? जब ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो आप उसको बोल सकते हो कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैं सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा था। इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। वो भी मैं बताऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं। लेकिन आप बोलेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं? तो सिंपल सा,
मतलब नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट साइड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर टर्म एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें एटम LHS और RHS में बराबर हो जाए, वैसे इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए अब अपने देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला जो अपने को देखना है वो देखना है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है अब बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। आप बोलेंगे जी सर जी ये तो हमें मालूम है, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, डायरेक्शन एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है रिएक्शन का। आप बोलेंगे सर जी ये सब हमें मालूम है। तो चलिए नंबर ऑफ एटम देखते हैं, कहाँ पे ऑन LHS, और नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं ऑन RHS। चलिए हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितने हैं, आप बोलेंगे सर जी 2 है, ये देखिए हाइड्रोजन और 2, ये 2 मतलब नंबर बताता है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है ऐसा बताता है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे पहले देख ले हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही है अपने पास। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलेंगे सर जी 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलेंगे सर जी 2। यहाँ पे देखिए मैं ऑक्सीजन देखता हूँ, यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है 1। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम ऑन LHS साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन RHS साइड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर टर्म्ड एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। CBSE वाले NCERT ने इसको एक और प्यार से अच्छा नाम दिया गया है, यूजुअली आपको ये देखने मिलेगा, इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने, आप कहीं ये शब्द देखते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बेसिकली मींस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब जिसमें एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड और एटम ऑन राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो, वैसे इक्वेशन को अपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब एक दिक्कत आ गई अपने साथ, बैलेंस में अपन ने बात किया, अब इस इक्वेशन को अपने को बैलेंस से करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जी क्यों करना पड़ेगा, एक चीज आपने सुनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, उसी का मैं आंसर बता रहा हूं। एक आपने शब्द सुना होगा या लॉ सुना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, या फिर मास नहीं, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन एटम मेरा गायब हो गया है, ध्यान से देखे तो एक ऑक्सीजन एटम मेरा गायब हो गया है, लेकिन मैं क्या जानता हूं, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं किया था, लेकिन यहां तो एक डिस्ट्रॉय हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सी बात बोलता है क्या, कि एटम ऑन LHS शुड बी इक्वल टू एटम ऑन RHS, मतलब नंबर ऑफ एटम्स एकदम बराबर होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे तो क्या उसका मास भी बराबर होगा, मतलब मास ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अपने जानते हैं कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मेरे को ऐसा लग रहा है डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिफोर और आफ्टर जो आपका होना चाहिए वो बिल्कुल सेम रहने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे इक्वेशन को अपने गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो पूछा जाए क्यों बैलेंस करने की जरूरत है, तो आप बोलेंगे सर जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसलिए अपने को उसका कंजर्वेशन ऑफ मास बराबर रखना पड़ेगा। मास कब बराबर होगा, जब दोनों साइड में एटम्स बराबर होंगे, इसलिए अपने को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। चलिए अब मैं आपको बैलेंसिंग सिखाता हूं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूं, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या एन हाइड्रोजन, सिंपल सा। तो इसको अपने को करना है बैलेंस। क्या बोला मैंने, इसको अपने करना है बैलेंस। तो बैलेंस के कुछ स्टेप होते हैं, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अपने कोशिश कर करके उसको बैलेंस करेंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करके अपने बैलेंस करेंगे। पहला जो स्टेप होता है वो आता है राइटिंग
इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म, सिंपल सा वर्ड इक्वेशन लिखना है अपने को। चलिए लिखते हैं आयरन प्लस स्टीम, दैट इज स्टीम लिख सकते हो, गिव्स क्या देगा अपने को, तो मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई भी इक्वेशन दी हो उसको सबसे पहले वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये अपना होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या अपना, राइट इक्वेशन या राइटिंग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सर जी बोलेंगे, हमने अभी अभी सुना, जी हाँ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आयरन का सिंबल Fe, स्टीम दैट इज बेसिकली H2O, पानी तो होता है, वो गर्म होने के बाद ही तो स्टीम बनता है। आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम, हाइड्रोजन या मैग्नेटिक ऑक्साइड आपने क्या लिखा। चलिए मैं एक आपको काम की बात बता देता हूँ। एक होता है FeO, उसको बोला जाता है फेरस ऑक्साइड, ये आप याद कर लेना, काम का है। दूसरा होता है Fe2O3, जिसको मैं फेरिक ऑक्साइड बोलता हूँ। और तीसरा जो आता है वो आता है Fe3O4, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये बेसिकली तीनों ही आयरन के ऑक्साइड है। तो अगर मैग्नेटिक ऑक्साइड बोला है मतलब उन्होंने क्या दिया है, Fe3O4। क्या बोला मैंने, Fe3O4। मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं। चलिए अपने स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। अब देखिए अपने को ऑलरेडी दे दिया गया है, पहले अपने देख लेते हैं Fe3, यही दिख रहा है मेरे को, इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा ये ऑलरेडी इक्वेशन आपका बैलेंस होगा, जैसे अपन ने पहला एग्जांपल लिया था Zn प्लस H2SO4 गिव्स Zn प्लस H2, कभी कभी ऐसा होता है। इसमें बैलेंस नहीं है, मेरे को दिख रहा है। उसके बाद बुक में ऐसा बोला जाता है, वो स्टेप में नहीं लिखा रहा हूं कि यहाँ आप बॉक्स बना सकते हैं कि आपको जो नंबर लिखना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना हो आप बाहर लिख सकते हैं। ये मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आप 2-3 सम के बाद इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चलिए मैं स्टेप 3 में आता हूं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंपाउंड एंड select maximum number of atom which it contain। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको मजा आएगा। मैंने क्या बोला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंपाउंड। देखते हैं इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने 3 और 4 7, इसमें कितने हैं 2। तो क्या लॉन्गेस्ट कंपाउंड हो गया पूरा। उसके बाद में मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम विच इट कंटेन। जो मैक्सिमम नंबर एटम पहले अपने को सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। इसमें तो एक ही है, कोई डाउट ही नहीं। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, Fe 3 है, ये आपने देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 7 मिल गया है, ये 3 है और ये 4 है। क्या बोला मैंने, ये 3 है और 4 है। मतलब डेटिस अगर मैं लिखना चाहूँ तो अपना कंपाउंड कौन सा हुआ, Fe3O4। और अपने को सबसे पहले बैलेंस करना है इक्वेशन को। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद चौथा स्टेप देखें तो क्रिएट अ टेबल। ये टेबल क्रिएट करने की जरूरत पर स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एटम्स LHS या आप रिएक्टेंट लिख सकते हैं, और RHS राइट साइड में। एटम देखिए कौन से हैं, Fe है, H है, O है। मुझे लगता है ये 3 ही है अपने पास। Fe देखिए कितना है, आप बोलेंगे सर जी 1, H कितना है 2, O कितना है 1। यहाँ देखिए Fe कितना है 3, O कितना है, सॉरी H लिखा है तो H कितना है 2, और O कितना है अपने पास 4। तो मैंने क्या बोला, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। आप बोलेंगे सर जी लिख दिया। उसके बाद आपको उसको केमिकल इक्वेशन लिखना है जो बेसिकली स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट कंपाउंड सेलेक्ट करना है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए इसमें 3 और 4 7 ये मैक्सिमम थे, ये 3 थे और ये 4 थे, इसलिए मैंने पहले 4 वाले को ले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए इतना तो मुझे लगता है आपको मैथ्स आता होगा और आना भी चाहिए, आप 10th के स्टूडेंट है। RHS में 4 है, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 1, तो बेसिकली इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए अपना इक्वेशन कैसा दिखेगा, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। जो मैंने बॉक्स बनाने बोला था इसी के लिए बोला था। O को अपन 4 मल्टीप्लाई किए, पर कौन सी साइड कर रहे हैं, तो देखिए इस साइड अपन ने Fe को 4 से मल्टीप्लाई किया। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्या आपने ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए कहानी कैसे बदल गई जब मैंने आप इसके अगले स्टेप में आप ऐसा फिर से टेबल बना के कर सकते हैं, मैं आपको इसमें बता रहा हूं। हाइड्रोजन देखिए जब इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2, मैंने बोला ये H2 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के अपने पास 2 एटम है और उसको अपने 4 से मल्टीप्लाई किया। मतलब देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 ×
4 मतलब हाइड्रोजन के अपने पास 8 एटम हो गए। आप बोलेंगे सर जी इतना तो हमें आता है, इसको मैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलूँगा बहुत बढ़िया जा रहे हो, ये देखिए इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आते हैं क्या, ऑक्सीजन 4, आप बोलेंगे जी सर जी। हाइड्रोजन 8, आप बोलेंगे जी सर जी। Fe देखिए राइट हैंड साइड में अपने पास Fe3 लिखा है, मैंने बताया मतलब Fe के अपने पास 3 एटम है। बेसिकली आप बोलेंगे सर जी LHS में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए जो सुंदर प्यारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सबसे पहले उसका वर्ड फॉर्म लिखिए, उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखिए, उसके बाद वो कंपाउंड चलिए जो सबसे बड़ा वाला है, उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। वो देखिए मैंने उसको बैलेंस कर दिया। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, और लास्ट में अपन ने Fe मेटल था जिसको अपने बैलेंस कर दिए हैं, और ये अपना हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देख लेते समझने के लिए। मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए आप मुझे बताइए अब स्टेप 1 क्या था। स्टेप 1 क्या था? आप बोलेंगे सर जी राइटिंग वर्ड इक्वेशन। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, राइटिंग वर्ड फॉर्म या वर्ड इक्वेशन जो बोलना चाहे वो। चलिए लिखते हैं। आप बोलेंगे सर जी ये हमें परफेक्ट आता है, ये सबसे आसान है, जो भी दिया वो देख के लिख देने का। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब अपना स्टेप 2 क्या होता था, क्या आपको याद है? आप बोलेंगे जी सर जी राइटिंग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या राइटिंग केमिकल इक्वेशन। मीथेन बेसिकली होता है CH4, ऑक्सीजन मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और पानी मतलब सिंपली अपना H2O। अपना थर्ड स्टेप क्या होता था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंपाउंड। सेलेक्ट longest compound and maximum number of atom it contain। अब बोलेंगे जी सर जी ये तो हमें याद है, एक बार देख लेते हैं। 5, 2, 3 और 3। अब बोलेंगे जी सर जी मतलब अपने को CH4 लेना है। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। इसमें देखिए कार्बन अपने पास 1 है लेकिन हाइड्रोजन तो अपने पास 4 है, तो जो अपना कंपाउंड होगा वो होगा CH4 और जो अपने बैलेंस करना होगा वो होगा H। अब बोलेंगे जी सर जी ये तो हमें मालूम है। उसके बाद आपने कहा था कि टेबल बना लीजिए। बोलूँगा बहुत सही जा रहे हो। यहाँ लिखते हैं एटम्स, यहाँ लिखते हैं LHS, यहाँ लिखते हैं RHS। कोई भी इक्वेशन का बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। कौन से एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ देखिए कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 2। और सॉरी ऑक्सीजन अपने पास है 3, सॉरी 2 + 1, और हाइड्रोजन अपने पास 2। लेकिन अपने को सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। आप बोलेंगे सर जी इतना मैथ्स तो हमें आता है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं बोलूँगा बहुत सही जा रहे हो। देखिए इक्वेशन कैसा दिखेगा, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। 2 × 2 मतलब हाइड्रोजन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलेंगे सर जी देखिए इसके पहले एग्जाम्पल में मेरा यहाँ Fe3O4 था, मतलब जो भी रिएक्शन था वो प्रोडक्ट साइड में था। ये जो मैंने एग्जांपल लिया CH4 मतलब वो रिएक्टेंट साइड में है। तो जो मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कंपाउंड चूज करना है, वो आपका रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने को वो कंपाउंड चूज करना है वो लॉन्गेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस साइड, मतलब वो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, उससे अपने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब क्या अपने हाइड्रोजन बैलेंस हो गए? आप बोलेंगे जी सर जी बैलेंस हो गए। क्या कार्बन अगर मैं देखूँ, क्या कार्बन मेरे डिस्टर्ब हुए हैं? देखिए क्या डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन कितने थे अपने? 4, लेकिन ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। कौन सी साइड में? कौन सी साइड में? इस साइड में। मतलब अपने पास कितने थे? देखिए 2 ये हो गए प्लस 1 में बोल सकते हैं, सिंपली आप बोल सकते हैं सर जी ये 4 हो गए। कैसे? 2 ये थे और 2 × दैट इज ऑक्सीजन के 2 एटम, मतलब ये हो गए 4। अब बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलूँगा क्यों नहीं कर सकते हो? CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + H2O ट्वाइस। अब देखिए क्या कहानी बैलेंस हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए फाइनली एक बार चेक कर लेने का वापस लिख के, एटम LHS और RHS, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन 1 और 1 परफेक्ट, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 × 2 is 4 एंड 2 + 2 दैट इज 4।
दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ आएगा। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। बहुत आसान सा मेथड है, खाली ये स्टेप आपको खास करके ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट कंपाउंड आपको चुनना है, क्योंकि बहुत बार ये स्टेप का तो आपको काम भी नहीं रहेगा और डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन ही दे देते हैं। ऐसा आपको दे दिया होगा कि CH4 + O2 gives CO2 + H2O, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। खाली आपको इसको बैलेंस करके दिखाना, कि बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में प्रोसीजर बताया, जो मुझे लगता नहीं है आपको काम आने वाला है। आप एटम देख के ही बैलेंस कर सकते हो, खाली आप एक लॉन्गेस्ट कंपाउंड चुन लेना, उसके बाद बहुत इजीली सम और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगला जो अपने को टॉपिक देखना है वो है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अपने इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अपन ने स्टार्ट किया था। Zn + H2SO4, आप बोलेंगे सर जी हमें भी याद हो गया, तो बताइए ना। ZnSO4 + H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप बोलेंगे जी सर जी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, बोलूँगा बहुत बढ़िया। अगर ये अनबैलेंस होता तो आप बोलोगे सर जी आपने सिखाया ना, मैं बैलेंस कर लेता, बहुत बढ़िया। बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। कि कोई भी केमिकल इक्वेशन के टाइम या रिएक्शन के टाइम मास हमेशा कंजर्व्ड रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सब बोलेंगे आप बोलेंगे सर जी हमें ये सब तो मालूम है, आपने ये क्या लिखा है। अब देखिए ये रिएक्शन देख के क्या आप मुझे फिजिकल स्टेट पे पता चल रहा है। आप देखिए इसको, आपको मैं बोलता हूँ वो चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप मुझे बोल सकते हैं। किसी को मालूम हो तो मेरे कमेंट में बता सकते हैं, क्या फिजिकल स्टेट मालूम पड़ रहा है, क्या मेरे को इसका फिजिकल स्टेट मालूम पड़ रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर जी। और दो चीज़ और अपने ढूंढ सकते हैं, क्या कंडीशंस मालूम है क्या आपको। आप बोलेंगे सर जी कौन सी कंडीशन, तो रिएक्शन कौन से कंडीशन पे हुआ। फिजिकल स्टेट मतलब इसका स्टेट कौन सा है वो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। कंडीशन, ये रिएक्शंस की कंडीशन कैसी है, मतलब आप बोलेंगे सर जी वो रिएक्शन होता है उसमें कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ प्रेशर होता है, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन पे ही होते हैं, सब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होते नहीं है। और लास्ट जो अपने को देखना है वो होता है एब्जॉर्प्शन या फिर इवोल्यूशन। क्या बोला मैंने, एब्जॉर्प्शन या फिर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, दी गई, कहाँ गई, कुछ आपको मालूम है। आप बोलेंगे नहीं सर जी ये 3 बातें आपने पूछी वो तो हमें नहीं मालूम है, पर क्या आपने बता सकते हैं, क्या आपने दर्शा सकते हैं ये सब चीज़ें। आप बोलेंगे जी हाँ सर जी, इसीलिए लास्ट टॉपिक पढ़ना है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अपने देखिए इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 उसके डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ें अपने मालूम पड़ती, लेकिन वो अपने बता देंगे, मतलब उसको अपने डीमेरिट्स को मेरिट्स में बदल देंगे। जो पहला डीमेरिट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि है फिजिकल स्टेट्स। कौन से स्टेट होते हैं। आप बोलेंगे सर जी सॉलिड, अरे वेरी गुड। दूसरा लिक्विड, वाह सब मालूम है आपको। तो तीसरा गैस, वेरी गुड। आगे मैं लिखता हूँ एक्वस। आप बोलेंगे सर जी ये क्या लिखा आपने, और आगे लिखो तो पर्सिपिटेट। आप बोलेंगे सर जी ये सब तो नहीं होता है कुछ, और भी कुछ होता है क्या, चलिए देखते होता होगा। तो सॉलिड को मैं S से दर्शाता हूँ, लिक्विड को मैं L से दर्शाता हूँ, गैस को मैं G से दर्शाता हूँ। आप बोलेंगे सर जी ये सब तो हमें मालूम है। एक्वस एक्चुअली मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ जहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन कवर किया है। एक्वा सॉल्यूशन इन वाटर, और अच्छा बोलूँ तो वो जो भी बना होगा, वो जो भी अपना सॉल्यूशन होगा वो पानी में होगा। बेसिकली जो मेरा मीडियम यहाँ यूज़ हो रहा होगा वो मेरा पानी होगा। अगर मेरा मीडियम पानी है, अगर मेरा सॉल्यूशन में पानी है या पानी में बनाया गया है तो उसको मैं एक्वस बोलता हूँ। दूसरा आता है पीपीटी, पर्सिपिटेट। इसको ऐसे छोटे में पीपीटी भी लिखते हैं, या फिर इसको बेसिकली मैं सॉलिड होता है इसलिए सॉलिड भी बोलता हूँ, या फिर इसको ऐसे एरो से भी दर्शाया जाता है। बताता हूँ मैं क्या होता है। ये बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या बोला मैंने, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका ये लिक्विड ऊपर जाता है और यहाँ कुछ सॉलिड सब्सटेंस बैठ जाते हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ कुछ सॉलिड बैठ जाता है जो इसमें डिजोल्व, इसमें सॉल्युबल नहीं है, उसको मैं पीपीटी या पर्सिपिटेट बोलता हूँ। बेसिकली अनडिजोल्व सॉलिड को मैं पीपीटी बोलता हूँ। तो इसको मैं यूजुअली एस दिखा देता हूँ, सॉलिड शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीटी भी लिखते हैं, या मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मुझे समझ आ रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब नीचे बैठ जा रहा है, जो मैंने यहाँ बताया कि ये जो नीचे होगा जो भी होगा वो यहाँ आके नीचे आके बैठ जाएगा, इसलिए मैंने ये एरो आपको
दिखाया है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा आपके टेस्ट ट्यूब में ऐसा। इसको ही कहा जाता है पीपीटी। तो मुझे लगता है ये आपके बेसिकली स्टेट होगा, सॉलिड बोल सकते हो, लिक्विड बोल सकते हो, गैस बोल सकते हो, कभी कभी एक्वस होता है मतलब पानी में होता है, या फिर कभी कभी पर्सिपिटेट भी होता है। क्या बोला मैंने, कभी कभी पर्सिपिटेट भी होता है। अब देखिए गैस मैंने लिखा तो गैस को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस निकल रहा होता है, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से गैस निकल जाएगा, तो उसको मैं इस एरो से भी दिखाता हूँ, मतलब गैस जा रहा है। चलिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर जी कुछ एग्जांपल भी बता दीजिए। तो Mg + H2SO4 गिव्स MgSO4 + H2। देखिए अब मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको। आपने कहाँ से शुरुआत किया था, वर्ड फॉर्म से किया था। आप बोलेंगे हाँ सर जी। उसके बाद में कहाँ आया था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आप बोलेंगे जी सर जी। उसके बाद अपन ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया। आप बोलेंगे जी सर जी। उसके बाद इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है। ये बेसिकली अपना प्रोसीजर है। मैं ऊपर की 3 चीज़ें आपको बता चुका हूँ। वर्ड फॉर्म में लिखा स्केलेटल, उसके बाद बैलेंस, उसके बाद इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो देखिए क्या बैलेंस है, MgSO4 SO4 H2 ये बैलेंस है, मतलब वर्ड फॉर्म आया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, डायरेक्टली बोल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है। मैग्नीशियम दैट इज सॉलिड, H2SO4 दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन बना है, MgSO4 दैट इज अगेन एक्वस प्लस H2। देखिए देख के पता चल रहा है। फिजिकल स्टेट की दिक्कत तो मैंने दूर कर दी। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस, और ये देखिए मैंने क्या बना दिया। क्या बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे जी सर जी, प्रोडक्ट साइड गैस इवॉल्व हो रहा होगा। यहाँ जो रिएक्शन हो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। अगर पीपीटी होता तो मैं नीचे का एरो दिखाता। मुझे लगता है आपको फिजिकल स्टेट क्लियर होगा। दूसरा जो अपने को देखना है वो देखना है रिएक्शन कंडीशंस। आप बोलेंगे सर जी ये क्या होते हैं रिएक्शन कंडीशन? बेसिकली इससे अपने को टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। आप बोलेंगे सर जी कैटलिस्ट क्या होता है? तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इंक्रीज करता है, एक डिक्रीज करता है, बट ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ लेना। मैं बता देता हूँ कैटलिस्ट। Catalysts are a substance which do not take part in a chemical reaction but enhance the rate of chemical reaction। आप बोलेंगे सर जी बहुत इंग्लिश हो गया। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा दिए जाते हैं। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। कोई एक कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए काम नहीं आता है। वो बेसिकली उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब आपका 2 घंटे में होने वाला रिएक्शन अगर कैटलिस्ट सही हुआ तो 30 मिनट में भी हो सकता है। दूसरा, अगर मैं रिएक्शन में हीट इनपुट दे रहा हूँ, अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो उसको बेसिकली ऐसे मैं ट्राइंगल दिखाऊंगा, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये अपने को डिटेल मिलती है, ऐसी कंडीशंस के बारे में पता चलता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। KClO3 अगर मैं लूँ तो वो अपने को क्या देगा, KCl + O2। क्या बोला था मैंने, वर्ड फॉर्म जो कि अभी अपने नहीं दर्शा रहे। उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और लास्ट में इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना था। क्या ये बैलेंस है क्या? मैं बोलूँगा नहीं ये बैलेंस नहीं। देखिए ये 3 है। मैंने क्या बताया था, देखिए पहले मैंने जो बताया वो बताते फिर कैसे एक स्टेप बैलेंस हो जाए। ये सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए 2K और 2KCl, देखिए एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। मैंने आपको 5 स्टेप बताए। आप जब 10-12 सम प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे सर जी आपने क्यों लिखा, ये रिएक्शन देखिए कैसे कैरी आउट होता है, ये डेल्टा दिखाया मैंने। आप बोलेंगे जी सर जी मैं समझ गया, ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए आपने हीट दिया होगा, MnO2। आप बोलेंगे सर जी ये आपने क्या लिखा, ये बेसिकली वो कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। क्या बोला मैंने, ये बेसिकली वो कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। यही कैटलिस्ट इस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है। तो बेसिकली उसको सिंबल या उसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो अपने लिखते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए, अब देख के मेरे को पता चल रहा है KClO3 गिव्स 2KCl + 3O2। ये मैंने उसकी क्या लिख दी, कंडीशन। क्या अभी भी सब लिख दी है क्या? बोलूँगा नहीं। बेसिकली देखिए KClO3 तो ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा और ये गैस होगा। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। लास्ट जो अपने को देखना है, जो अपना थर्ड है, वो मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन या फिर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, या फिर एक और अपने बोल सकते हैं इसको सिंपल सा हीट चेंज। बेसिकली इसमें अपने 2 टाइप देखने हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन से हीट निकलती है।
तो ऐसे रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट साइड पे प्लस हीट लिखना पड़ेगा। कौन सी साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे। अब बोलेंगे सर जी एक एग्जांपल तो दीजिए। ये देखिए C+O2 गिव CO2, रिएक्शन बैलेंस है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी यही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी यही है। चलिए रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 भी गैस। आप बोलेंगे सर जी आप कुछ भूल रहे हैं। मैं बोलूँगा हाँ। अब देखिए इधर मैं लिख देता हूँ प्लस हीट, मतलब यहाँ मैंने हीट लिखा तो इस रिएक्शन को देख के ही मेरे को समझ आ जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको बोलते हैं, इस तरह से रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। दूसरा जो अपने को देखना है वो जस्ट इसका अपोजिट, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यहाँ हीट दी जाती है रिएक्शन को कराने के लिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। N2 + O2 गिव्स NO। क्या ये बैलेंस है? नहीं। देखिए 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरी रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इसको इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। क्या ये गैस, क्या ये भी गैस, और क्या ये भी गैस। आप बोलेंगे सर जी इसमें भी आप कुछ भूल दें, इसमें आपने कुछ बताया नहीं हमें। देखिए इसमें भी लिखना है प्लस हीट, लेकिन इसमें रिएक्टेंट साइड पे प्लस हीट लिखा जाता है। यहाँ हीट जो लिखा जाता है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे होगा। मतलब बता रहा मैंने एनर्जी दी है, इसको हीट दी है रिएक्शन को कैरीड आउट करने के लिए। इसमें बेसिकली हीट रिलीज हो रही होती है। इसमें मैंने बताया आपको, देखो ऐसे मैंने डेल्टा भी बताया था, मतलब हीट दी जा रही है। बेसिकली ऐसे भी बता सकते हैं, या इसको कुछ लोग कभी कभी ऐसा भी बुक में दिखाया जा सकता है। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। आप उन्हें तीनों पार्ट देख लिए कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाते, मतलब अपना रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव हो गया। लास्ट वीडियो के मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, चलिए उनके आंसर देख लेते हैं। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, उससे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं आए तो आप यहाँ के देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा जिससे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो ऐसा था ZnSO4 + Cu। तो मैंने आपसे पूछा इसका क्या आंसर होगा। मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताई थी कि अब से KFC नहीं, अपने को ZFC जाना है। आप बोलेंगे सर जी ये क्या है? ये मैंने बताया है डिटेल में, आप देख सकते हैं। मतलब जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कॉपर जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर आपका रिएक्शन हुआ है, अगर आपका आंसर आया, देन यू आर ग्रेट। दूसरा जो क्वेश्चन था अपना वो कुछ ऐसा दिखता था, ZnO + C गिव्स Zn + CO। इसमें मैंने आपसे 4 चीज़ पूछी थी। कौन सी 4 चीज़? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कार्बन ने ऑक्सीजन लिया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ये मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। मतलब कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। ZnO ने ऑक्सीजन देके ऑक्सीजन रिलीज करके Zn बनाया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, मतलब ZnO आपका रिड्यूस हो गया। और मैंने मस्ट चीज बताई थी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये बहुत डिटेल में देखना है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। आखिरी जो मैं सवाल का जवाब से चाहता था वो था बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एंडो और एक्सो। पानी का उबलना एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? अगर आपको लगता है वो एक्सोथर्मिक होता है तो आप गलत हो, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होता है। आप बोलेंगे सर जी कैसे? सुनिए, आप गैस पे तपेला रखते हैं, जब पानी को आप नीचे से हीट देते हैं तब जाके वो बॉयल होता है। तो आपको लग रहा होता है ये एनर्जी निकल रही है, पर वो खाली बॉयल हो रहा होता है। वो किसकी वजह से हो रहा था? क्योंकि आपने नीचे गैस स्टोव से उसको एनर्जी दी गई है। मतलब पानी का उबलना बेसिकली एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक एज हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जो सिस्टम में दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, उसको मैं एंडोथर्मिक बोलता था। मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ ये बेहतरीन लेक्चर और बेहतरीन चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको सब समझ आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।